प्यारे नाजरीन, आज हम एशिया के नंबर 1 कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका नाम सिंगापुर है, जो रकबे के लिहाज से इतना छोटा है कि नक्शे पर इसे आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया का नक्शा देखें तो इसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया जैसे ममालिक तो बआसानी देखे जा सकते हैं, मगर इनके नीचे देखें तो यहाँ एक छोटा सा जजीरा नुमा सिंगापुर मौजूद है। यहाँ एक छोटी सी नहर सिंगापुर और मलेशिया को एक दूसरे से जुदा करती है। अगर हम एरिया के लिहाज से बात करें तो सिंगापुर कराची जैसे शहर से भी थोड़ा छोटा होगा। इसकी आबादी 57 लाख है। सिंगापुर का टोटल एरिया 710 किलोमीटर स्क्वायर है और सिंगापुर दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में से एक है। इसकी जीडीपी पर कैपिटल के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो ये दुनिया का दूसरे नंबर पर और एशिया का नंबर 1 मुल्क है। नाजरीन, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंगापुर हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर 6 दहाइयां पीछे देखा जाए तो सिंगापुर को अपनी बका के लिए मलेशिया में मर्ज होना पड़ा था। यहाँ बात करेंगे कि ऐसा क्या जादू हुआ कि मलेशिया में मर्ज होने के 2 साल बाद ही इससे अलग हो गया और एक आजाद खुद मुख्तार रियासत बन गया। फिर ऐसा क्या हुआ कि गरीब, मुश्किलात से घिरे, भूख से लड़ते और जंग से तबाह हाल मुल्क ने ऐसी तरक्की की कि दुनिया के अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता मुबालिक की तफ में आ खड़ा हुआ। हालांकि इस मुल्क के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद नहीं। हम अपनी आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। सिंगापुर एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 5 बड़े मज़ाहिब हैं, यानी कि मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और टाओइस्ट। इसके अलावा यहाँ बहुत थोड़ी तादाद में ज्यूज, सिख्स, ज़ोरोआस्ट्रियंस और जरन्स भी रहते हैं। यहाँ पर जो सबसे पुराना कबीला आबाद है वो औरंग लाउत है। ये लोग यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं जो सदियों से यहाँ आबाद हैं। सिंगापुर हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि माजी में इस आइलैंड को ट्रेडिंग आउटपोस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इस आइलैंड को मले, थाई, चाइनीज, जापानीज, इंडियन और अरब के ट्रेडर्स तजारत के लिए इस्तेमाल करते थे। इस आइलैंड पर वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ ममालिक ने कब्जा किया, जैसे कि इंडोनेशिया, पुर्तगीज और डच वगैरह। साल 1819 में बरतानिया ने यहाँ अपने कदम जमाए और यहाँ बरतानिया के ऑफिसर थॉमस रैफल्स ने आकर सिंगापुर की कमान संभाली। बरतानिया ने सिंगापुर को फ्री पोर्ट बना दिया और तजारत के लिए टैक्स खत्म कर दिए। सन 1869 में सुइज कैनाल के बनने के बाद सिंगापुर के आइलैंड पर तजारत के लिए और भी जहाज आने लगे, क्योंकि अब इनको तजारत के लिए अफ्रीका का चक्कर नहीं काटना पड़ता था। सिंगापुर के करीबी मुल्क मलेशिया में 2 चीजें अपने अरूज पर थीं, यानी कि टिन और रबड़ का कारोबार। सिंगापुर को इसका फायदा ये हुआ कि इसे रबर प्रोसेसिंग हब बना दिया गया। इस सब के बाद पता ये चलता है कि यहाँ बहुत तरक्की हो रही होगी। मगर इस सब के अलावा बरतानिया का एक सया चेहरा भी सामने आया। ब्रिटिश लोग बंगाल में ओपियम की काश्त करते थे। यहाँ ओपियम की प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्रियां बनाई गईं और यहाँ काम करने के लिए चाइनीज लोगों को लगाया। घरों से दूर होने की वजह से लोगों में ओपियम एडिक्शन बढ़ने लगी। लोग ड्रग एडिक्ट्स बनने लगे, जिससे यहाँ जराइम में भी इजाफा हो गया। 1941 में सर्वे के मुताबिक सिंगापुर में 16,500 लोग ओपियम एडिक्ट्स बने। 15 फरवरी 1942 में सिंगापुर पर जापानीज ने हमला किया। इन लोगों ने सिंगापुर को पूरी तरह तबाह कर दिया। यहाँ पर इस दौर में लोगों पर बहुत ज्यादा मुजालिम भी ढाए गए। पूरे 3 साल बाद यानी कि 1945 में जंग हारने के बाद जापान ने सिंगापुर छोड़ा, जिसके बाद सिंगापुर की जो हालत थी वो तबाह कुन हो चुकी थी। यहाँ के लोग गुर्बत की इंतहा को पहुंच चुके थे। वर्ल्ड वार 2 के खात्मे के बाद सिंगापुर में दोबारा ब्रिटिश का कब्जा हुआ और इन्होंने यहाँ बहाली का काम शुरू किया। जुलाई 1945 में यूके में हुकूमत की तब्दीली हुई। कंजर्वेटिव की जगह लेबर पार्टी की हुकूमत आई और ये लोग इम्पीरियलिज्म के खिलाफ थे। इन लोगों ने सिंगापुर से ब्रिटिश रूल का खात्मा किया और सिंगापुर में सेल्फ गवर्नेंस का आगाज हुआ। 1948 में यहाँ पहला इलेक्शन हुआ और सिंगापुर ने अपना आइन बनाया, जिसमें 1955 और 1958 में कुछ तब्दीली भी की गई। ली कुआन यू यहाँ के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। इनका ख्याल था कि सिंगापुर अकेले सरवाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए इन्होंने सिंगापुर को मलेशिया के साथ मर्ज कर दिया, जो कि कामयाब ना हो पाया और ठीक 2 साल बाद ही इनको मलेशिया से अलग होना पड़ा। 1965 में जब ब्रिटिश ने मुकम्मल तौर पर सिंगापुर छोड़ने का सोचा तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो 3 या 4 साल तक और यहाँ रुक जाएं, ताकि सिंगापुर की हुकूमत को अपना मुल्क सीधी राह पर डालने में मदद मिल सके। और
ऐसा ही हुआ। ब्रिटिश ने 1971 तक मुल्क ना छोड़ने का सोचा और इससे सिंगापुर के वजीर आजम को 4 साल का अरसा मिल गया जिसमें वो सिंगापुर के मसाइल दूर कर पाते। एक ऐसा मुल्क जिसे हर तरफ से मसाइल ने घेर रखा था, किस तरह उसको इन सब मसाइल से निकाला जाए, ये बहुत अहम काम था जिसे सिंगापुर के वजीर आजम ली कुआन यू ने सरअंजाम दिया। सबसे पहले इन्होंने अमन के कयाम पर जोर दिया और हमसाया ममालिक के साथ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काम शुरू किया। 1967 में इन्होंने एशियन ग्रुप कायम किया जिसमें 5 ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के सरबराहान मिलकर बैठे और एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ फील्ड्स में तरक्की के लिए काम करें ताकि इस खित्ते को तरक्की की राह पर डाला जा सके। दूसरा काम जो इन्होंने किया वो है सिंगापुर में आर्मी का कयाम। इस सिलसिले में नेशनल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया और शहरियों के लिए ये रूल बनाया गया कि हर 18 साल के लड़के को कुछ सालों के लिए आर्मी में जाना पड़ेगा। किसी भी मुल्क को अगर तरक्की करनी है तो इनको तालीमी निज़ाम को बेहतर करना होगा। सिंगापुर ने ऐसा ही किया, न सिर्फ तालीमी निज़ाम को बेहतरीन किया बल्कि तालीम को आम लेवल पर ऑलमोस्ट फ्री कर दिया। यहाँ के तालीमी इदारे बेहतरीन मयार के हामिल हैं जिन पर गवर्नमेंट ने अच्छा खासा काम कर रखा है। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में एक ही बड़ा फर्क है और वो है पॉलिटिकल स्किल्स का होना। सिंगापुर ने अपने लोगों की वोकेशनल ट्रेनिंग पर बहुत काम किया। इसके अलावा नाजरीन, जैसा कि सिंगापुर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते थे तो इनके मुत्तहिद होकर रहने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत काम किया। इसी सिलसिले में नेशनल डे मनाया जाने लगा जिसे हार्मनी डे के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत हर साल 21 जुलाई को सिंगापुर के स्कूल्स में बच्चों को दूसरे मज़ाहिब के बारे में बताया जाता है। इसके बाद सिंगापुर की हुकूमत ने मुल्क को साफ रखने के लिए भी बहुत काम किया। 1 अक्टूबर 1968 को एक कैंपेन का आगाज किया गया जिसका नाम था कीप सिंगापुर क्लीन। 1992 में सिंगापुर में च्युइंगम पर बैन लगाया गया ताकि सफाई के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हेल्थ पर भी बहुत काम किया गया और इसे सब के लिए अफोर्डेबल बनाया गया। यहाँ सवाल ये है कि सिंगापुर की गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, हालांकि यहाँ इनकम टैक्स के रेट्स भी बहुत कम है। तो इसका जवाब ये है कि सिंगापुर की गवर्नमेंट कंपनीज बहुत ज्यादा मैनेज्ड है। गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट, पावर और मीडिया सेक्टर की कंपनीज काफी अच्छा काम कर रही है। यहाँ के लोग अपना पैसा सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में जमा करवाते हैं। 2022 के आम अंदाजे के मुताबिक 4.2 मिलियन मेंबर्स इस फंड में हिस्सा डालते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि आम लोग भी पैसों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करते हैं। यहाँ जहन में एक सवाल आता है कि सिंगापुर के लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं। ली कुआन यू ने हुकूमत का पैसा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में लगाया। इन्होंने वर्ल्ड क्लास पोर्ट बनाया। इनका एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है। इन्होंने वर्कर्स के लिए घर बनाने का काम शुरू करवाया और हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया जिसके तहत आम लोगों को रोजगार फराहम हुआ। यहाँ पर बाहर की कंपनीज को भी मौके फराहम किए गए जिससे लोगों को रोजगार मिला। सिंगापुर में हुकूमत ने सिंगल ट्रेड विंडो बनाई जिसका फायदा ये हुआ कि सिंगापुर आज दुनिया में दूसरे नंबर पर बिजनेस करने के लिए आसान तरीन जगह समझी जाती है। 180 ममालिक में कम तरीन करप्शन वाले ममालिक में सिंगापुर चौथे नंबर पर है। स्किल डेवलपमेंट्स की वजह से सिंगापुर 1990s में तरक्की की दौड़ में शामिल हुआ। इसके पीछे सिंगापुर के पहले वजीर आजम ली कुआन यू की बड़ी मेहनत है जिन्होंने अपने बेहतरीन फैसलों की मदद से सिंगापुर को दुनिया की बेहतरीन रियासतों में ला खड़ा किया।